देश में जब राजनीति की बात होती है और ख़ास तौर पर मुसलमानों की राजनीति की बात होती है तो आप असदुद्दीन ओवैसी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिक्स को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उनको या तो आप पसंद करेंगे या नापसंद करेंगे। नापसंद करने वाले खेमे ज़्यादा हैं क्योंकि बड़ी संख्या में लोग ये मानते हैं कि वो बीजेपी की फील्ड में खेलते हैं और बीजेपी के लिए वोट काटने का काम करते हैं, वोट कटवा का काम करते हैं। ऐसी जगह भी चुनाव लड़ने को पहुंच जाते हैं जहां पे उनका मत जनाधार नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुछ वोट काटने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ उनके ऊपर ये भी आरोप लगते हैं कि बहुत उग्र हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं और उनके बारे में ओवैसी शब्द का मतलब ये निकाल लिया गया कि कट्टर बयान देने वाला आदमी। इस पूरे माहौल के बीच में आपको वो पॉलिटिक्स समझनी पड़ेगी जो असदुद्दीन ओवैसी को बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं दूसरी पार्टियों के, जिनकी ज़्यादा सीटें हैं, ज़्यादा जनाधार है, ज़्यादा जगहों पे उनका असर है, पैन इंडिया जो चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, उनके मुकाबले ज़्यादा अहमियत क्यों मिल रही है, इसके पीछे का पॉलिटिकल गेम क्या है, मैं बातचीत शुरू करता हूँ। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओवैसी पर बात शुरू करने से पहले मैं आपको लेके चलना चाहूँगा एक ऐसी खबर की तरफ जो पिछले दिनों भयंकर चर्चा में थी। खबर ये थी कि एक बीजेपी के बड़े नेता, गुजरात के ज़िम्मेदार नेता, नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी रहे व्यक्ति, और उन्होंने ये दावा किया था कि असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ये मिलकर बीजेपी के लिए खेल खेलते हैं और जहाँ जहाँ जैसी जैसी बीजेपी को सपोर्ट की ज़रूरत होती है वो करते रहते हैं। उन्होंने यहाँ तक आरोप लगाया था, ये यतिन योजा थे और बाकायदा ये बताते हैं कि उनकी पूरी हिस्ट्री थी और ये एक समय था कि अमित शाह उनके पोलिंग एजेंट हुआ करते थे, वो कई बार वहाँ विधायक रहे। और यतिन ओझा ने एक लेटर लिखा और वो लेटर लिखकर उन्होंने बाकायदा रिकॉर्ड पे लाने के लिए अरविंद केजरीवाल को पोस्ट किया वो लेटर, और उस लेटर में उन्होंने लिखा कि बाकायदा अमित शाह इनकी असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों के लेटर खुद लिखा करते थे, लेटर लिख के देते थे, उनके भाषण लिखा करते थे और वो भाषण लिख के जो देते थे अमित शाह, वो भाषण ये लोग दिया करते थे। ये दावा यतिन ओझा का है जो एमएलए रहे हैं। स्क्रीन पे वो लेटर में लगा रहा हूँ जो उन्होंने लिखा है, और वो बहुत बड़े नेता बीजेपी के रहे हैं और बहुत बागी और मुंहफट नेता हैं, झट से पार्टी छोड़ देते हैं। उन्होंने कांग्रेस में चले गए थे, फिर वापस आ गए थे, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ से जब आप शुरू करते हैं और आप देखते हैं असदुद्दीन ओवैसी पे आरोप लग रहा है कि वो बीजेपी की लिखी हुई स्क्रिप्ट पे पॉलिटिक्स करते हैं, और आरोप लगाने वाले का टारगेट ओवैसी नहीं है, आरोप लगाने वाले का टारगेट अमित शाह है और अमित शाह की कम्युनल पॉलिटिक्स है, और उसको वो टारगेट करते हुए ये बात कह रहा है। तो आप देखेंगे कि वो जो आदमी हैं जो इस तरह की बातें कर रहा है, उस आदमी ने आपको एक दृष्टिकोण दिया, एक सोचने का नज़रिया दिया कि कहीं सचमुच बीजेपी के साथ साठगांठ तो नहीं है। अगर इन चीज़ों को आप जाएंगे और ओवैसी का बैकग्राउंड देखेंगे तो आपको लगेगा ओवैसी उतने कट्टर तो नहीं है जितना बीजेपी उनको गाली देती है। इतना कट्टर बयान असदुद्दीन ओवैसी ने तो कभी कोई नहीं दिया, और ना ही इसका उल्टा है कि मतलब वो बीजेपी के ऊपर भी अटैक करते हैं तो संविधान और दूसरी चीज़ों को लेके अटैक करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया सेल उनको बहुत ज़्यादा अति उग्रवादी, अति कम्युनल, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेता के तौर पे पोर्ट्रेट करती है। इन चीज़ों को देखते हुए आपको लगता है कि शायद जितनी इंटेंसिटी असदुद्दीन ओवैसी की होगी उतना ही ज़्यादा बीजेपी को फ़ायदा होगा, इसलिए हो सकता है इस गेम प्लान का वो हिस्सा हूँ। लेकिन उस बीच में मैं ओवैसी जो हैं उनके जो सेकुलर कैरेक्टर है उनका, उसका जिक्र करना भी चाहूँगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सबके लिए जानना कि उनकी पॉलिटिक्स क्या है। ओवैसी की पॉलिटिक्स की एक ख़ास बात और भी है। ओवैसी जो पॉलिटिक्स करते हैं उसमें वो बड़े अच्छे तरीके से खुल के बोलते हैं और सबसे अलग कुछ नई बात लेकर आते हैं, कुछ ऐसी बातें करते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। 2019 में जब बीजेपी की सरकार जीती, दोबारा से बीजेपी जीत कर आई केंद्र में, तो ओवैसी का बयान था कि ईवीएम रिग नहीं हुई है, ईवीएम को में छेड़छाड़ नहीं हुई है, उसको कैप्चर नहीं किया गया है, बल्कि हिंदुओं के दिमाग को कैप्चर किया गया है। ये ओवैसी का बयान था। अब इसको आप किसी भी तरह से ले सकते हैं। ये वही ओवैसी हैं जो बाकायदा
जिन्ना जो थे उनके ऊपर अटैक करते रहे हैं। और उन्होंने हर बार जब भी मौका आया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान, मैं भारत को अलग करने और बांटने वाली स्थिति में उसके साथ नहीं हूँ, पूरी तरह से नकारा और कहा कि मैं भारत के संविधान में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ। 2008 के मुंबई हमले के बाद ओवैसी ने डिमांड की थी कि जो है वो ज़कीर रहमान लखवी और हाफिज़ सईद पे केस होना चाहिए, उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए, और ये मुसलमानों के दुश्मन है और देश के मुसलमानों के दुश्मन है, ये उनका बयान था। इसके अलावा ओवैसी जो है वो रिजर्वेशन का भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन पिछड़े हुए मुसलमानों में रिजर्वेशन का वो सपोर्ट करते रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब में, शिक्षा में, सब जगह उन्होंने रिजर्वेशन मांगा है। इसके अलावा ओवैसी कहते हैं कि हज सब्सिडी ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि ये मक्का जाने के लिए दी जा रही है, ये जो मुसलमानों की शिक्षा है उसमें खर्चा करना चाहिए। इस पैसे का इस्तेमाल मुसलमानों की शिक्षा में होना चाहिए। जो आप हज पे खर्च कर रहे हो, हज जाना लोगों का निजी काम है, ये भी ओवैसी की मांग कर चुके हैं। इसके अलावा 3 तलाक के मामले पर भी ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों के ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। बहुत ज़्यादा 3 तलाक पे उन्होंने सरकार के कानून के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा कि ये बीमारी समाज में नहीं है। तो इन सारी चीज़ों से मतलब डिनाइल नहीं, तो इस पूरी चीज़ों को देखेंगे अगर आप, तो आप एक ऐसा पर्सोना पाएंगे जो अपने आप को पिच करता है एज ए नेशनलिस्ट, पिच करता है एज ए मुस्लिम लीडर, पिच करता है जो न्याय की मांग करता हो, ऐसे आदमी के तौर पे पिच करता है जो नेशनलिस्ट है। और इस पूरे माहौल के बीच में जब ये पूरा एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ओवैसी साहब जो हैं वो अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो इस बात की संभावना हो भी सकती है कि वो बीजेपी से मिले हुए हों, और ये भी हो सकती है कि ना मिले हुए हों, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ों में किसी नतीजे पे पहुंचना बेईमानी होगी, झूठ होगा। लेकिन उनका जो पॉलिटिकल कैरेक्टर है और जहाँ पे भी लोगों को लगता है कि स्ट्रेटजिकली वोट मुसलमानों के एक जगह पड़ने चाहिए, वहाँ पे उस रणनीति में हमेशा जाके टांग अड़ाते हैं। इन्होंने बिहार में किया, इन्होंने गुजरात में किया, इन्होंने महाराष्ट्र में किया, और अब ये उत्तर प्रदेश पहुँच गए हैं। इसलिए ये भी लगता है कि जब वो क्रूशियल टाइम हो और विपक्षी पार्टियाँ ये मानती हों कि बीजेपी को हटाना ज़रूरी है और उसको हटाने के लिए लोगों को एक होना पड़ेगा विपक्ष को, ऐसे में कोई अगर एकता में खलल डालने आता है तो उसकी भूमिका संदेह में आती ही आती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो उस वीडियो को लोगों तक पहुँचाएँ। अगर आप इस चैनल को आर्थिक रूप से सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID है, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है सबसे नीचे, उसके ज़रिए आप भुगतान करें। नमस्कार, जय हिंद।